Good morning, all of you. I am Happy Sharma here before you, and I welcome you all on behalf of RJ Study Point. Today we will continue our topic जो कल हमने छोड़ा था. आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. कल हमने इसके बारे में ओवरव्यू देखा, इसकी स्कीम देखी, इसके बारे में समझा, टाइप्स ऑफ चेक देखे, हमने जुरिस्डिक्शन का देखा, हमने देखा कि किस तरीके से क्रॉस चेक का एक रोल होता है जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करने में. इसके अलावा वो भी अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एक जनरल वे में हमने कल डिस्कस किए. हमने देखा कब यह एक्ट इन्फोर्स हुआ, कब यह एक्ट इसको असेंट मिली. इस तरीके से हमने जो भी इसके बारे में जनरल डिटेल्स थी वो कल डिस्कस की. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस एक्ट को सेक्शन वाइज, जिसका चैप्टर 17 जो कि आरजेएस के सिलेबस में है. उसके अलावा बाकी की जो 16 चैप्टर्स है उनको हम फ्यूचर में जब भी टाइम मिलेगा बाद में देखेंगे. आज स्पेशली हमारी जो क्लास है वो राजस्थान जुडिशियल सर्विस पे उसके अकॉर्डिंग है. एक्ट का नंबर 26 ऑफ 1881. ये जो एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ये जनरली डील करता है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके अलावा चेक और प्रोमिसरी नोट से. कुछ चीजें जो प्रिलिमिनरी एग्जाम के बेस पे इंपॉर्टेंट है उनको हम डेली बेसिस पे देखते रहते हैं. वो है जैसे जब भी हम एक्ट पढ़ेंगे तो जितने भी पार्ट्स होंगे तो सबसे पहले जब भी कोई एक्ट पढ़ते हैं हम तो उसमें तीन चीजों को मेनली डेली या जब भी हम उस चीज को खोलें तो हमेशा उस चीज को चाहे रोज 5 दिन तक, जैसे हम अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट को पढ़ते हैं तो 5 दिन तक हमको ये चीज रिवाइज हमेशा करनी चाहिए. एक तो ये एक्ट नंबर, उसके अलावा इसको असेंट कब मिला, इसके बाद जो इसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट है. ये जो 3 पॉइंट है ये तीनों प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. असेंट इसको मिली थी 9 दिसंबर 1881. इसके बाद डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, यानी ये इन्फोर्स कब से हुआ, 1 मार्च 1882. इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है अपने प्री एग्जाम में, प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता है उसमें. इसके अलावा इसकी जो अमेंडमेंट है, 3 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, उनकी डेट भी एग्जाम में पूछी जा सकती है. जो अभी रिसेंटली आरजेएस का एग्जाम हुआ था 2021 में, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ आरजेएस का, उसमें भी जो डेट है 2003 जो अमेंडमेंट हुआ था उससे रिलेटेड जो डेट थी वो पूछी गई थी. तो उसके अकॉर्डिंग हमको कुछ ये जो डेट्स होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको ध्यान रखना जरूरी है. इसके बाद हम इसको इसकी जो अमेंडमेंट्स की डेट है, कुछ जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है उसको देख लेते हैं एक बार, कब कब कौन कौन से अमेंडमेंट आए. एक अमेंडमेंट जो इसका आया फर्स्ट अमेंडमेंट 6 फरवरी 2003. इसको इस तरीके से याद रखें, 2 into 3 6. तो एक जनरल बस याद नहीं रखे, लेकिन एक बार इसको इस तरीके से ऑब्जर्व कर लेंगे तो जब भी डेट सामने आएगी तो आपको ये ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाएगा. तो ये एक वे है इसको ध्यान रखने का. दूसरा है, राजस्थानी लैंग्वेज में बोलते हैं 15/6/15, यानी 2015 में 15 को जून 2015, 15/6/15. 15 को कब 2015 में कब आया, यानी वो डेट क्या है भाई, 15/6/15. थर्ड जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 18, 1/9/2018. ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसको भी जनरली ऑब्जर्व कर लो कहीं ना कहीं. 9 दूनी 18, तो ये अब किसी भी तरीके से आप एक बार ऑब्जर्व कर लो तो ये डेट आपको याद रहेगी. इनमें से भी प्रीलिमिनरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. पर्टिकुलर जैसे 2003 का जो अमेंडमेंट उसकी डेट क्या है,
2015 के अमेंडमेंट की डेट पूछी जा सकती है, 2018 के अमेंडमेंट की डेट पूछी जा सकती है। ये हो गया हमारा एक जनरल जो प्रिलिमिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 17। ये हमारे जो इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, नेगोशिएबल एनआई एक्ट है, उसमें आया था 1988 में और इन्फोर्स हुआ 1 मार्च 1989। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेट है जो कि प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछी जा सकती है किसी भी जुडिशरी में। इसके बाद चैप्टर 17 किस चीज की बात करता है? बेसिकली ये बात करता है कि कोई भी जो चेक होता है वो डिसऑनर जब हो जाता है तो वो ऑफेंस, उसको इसने ऑफेंस बनाया है। इसके बाद इसका जो भी प्रोसीजर होगा, किस तरीके से प्रोसीडिंग चलेगी, कौन सा कोर्ट एंटाइटल्ड होगा और कौन क्या क्या पनिशमेंट दी जा सकती है, उसकी जो प्रोसीडिंग्स होगी वो समरी नेचर की है, समन्स नेचर की भी है, या फिर अदरवाइज भी हो सकती है। अदरवाइज कैसे हो सकती है? जैसे हमने देखा कोई भी पर्टिकुलर केस है, इसमें उसमें 420 आईपीसी से रिलेटेड या और भी अनदर जो भी है, फोर्जरी वगैरह के जो भी इसके साथ चार्ज अगर लगते हैं तो वो समन केस या समरी के अलावा भी चल हो सकता है। उसी अकॉर्डिंग इसमें हम देखेंगे अपील से रिलेटेड इसकी प्रोविजंस क्या है। एक्विटल अगर हो जाता है तो अपील स्पेसिफिकली, उसके अलावा कन्विक्शन पे अपील कहाँ होगी, उसके अलावा और भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उनको हम देखेंगे। इंटरिम रिलीफ से रिलेटेड हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 138 की। सेक्शन 138 बात करता है डिसऑनर ऑफ द चेक ड्यू टू द इनसफिशिएंट एक्सेट्रा ऑफ द फंड्स इन द अकाउंट। अगर कोई भी पर्टिकुलर बैंक अकाउंट है उसमें इनसफिशिएंट फंड है या उसके अलावा अनदर रीजंस भी हो सकते हैं डिसऑनर के, तो उससे रिलेटेड बात करता है 138। बेसिकली 138 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इस तरीके से हैं कि अगर कोई भी ड्रॉवर जो कि एक चेक ड्रॉ करता है, वो चेक ड्रॉ करता है फॉर द पेमेंट ऑफ एनी डेट और लाइबिलिटी, कोई भी पुरानी डेट है, उस पर कोई भी ऋण है या फिर उसकी कोई भी लाइबिलिटी है किसी चीज के प्रति, तो उस चीज के पेमेंट के लिए आइदर होली और पार्टली, उसको पूरी तरीके से उसका पेमेंट या फिर कुछ हिस्सा उस चीज का पेमेंट के लिए अगर कोई चेक ड्रॉ करता है और वो चेक देता है, वो मतलब जो पेई है उसको वो चेक दे देता है और वो चेक पेई जाके जो ड्रॉई है, ड्रॉई कौन होता है? बैंक, जो हमने बात की थी कल, उस बैंक के पास जब वो चेक लगाता है तो वो चेक डिसऑनर इन द सेंस कि वो उसको बैंक बिना पेमेंट के रिटर्न कर देता है। तो बिना पेमेंट के जो रिटर्न करता है वो क्यों करता है? हो सकता है कि उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में जो जिस बैंक में ये चेक लगाया है उस बैंक जो ड्रॉवर है उसके बैंक अकाउंट में इतना अमाउंट नहीं था जितना कि चेक में देने के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया था बैंक को। तो पहला इनसफिशिएंट बैलेंस हो सकता है। दूसरा रीजन इसमें हो सकता है कि जो बैंक, वो अकाउंट कुछ इस प्रकार का हो सकता है कि इनडायरेक्टली उन बैंक के और ड्रॉर के बीच में कोई इस तरीके का एग्रीमेंट है कि पर्टिकुलर अमाउंट ही उस बैंक से एक बार में रिलीज किया जा सकता है और जो चेक है वो उसने उस अमाउंट से, उस पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा का इशू किया है, तो उस केस में भी डिसऑनर हो जाता है। तो इसका मतलब है is more than that of agreed amount between the drawer and bank। इस चीज को हमने बिल्कुल जनरल सेंस में समझा है। जैसे मान लो
कोई भी पर्टिकुलर बैंक अकाउंट है, उसमें एक पर्सन के बैंक अकाउंट में जो उसका अमाउंट है वो टोटल है 2 लाख रुपीज, उसने चेक ड्रॉ कर दिया 5 लाख रुपीज का। अब 2 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए कैसे निकाले जाएं? तो चेक क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। इसके अलावा हो सकता है कि 2 लाख रुपए का आपस में एग्रीमेंट कर रखा हो बैंक ने और जो ड्रॉवर है कि 2 लाख से ज्यादा एक बार में अमाउंट इस पर्टिकुलर अकाउंट से नहीं निकाला जा सकता। तो उस केस में भी क्या होगा, अगर उस पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा का चेक ड्रॉ हुआ है तो वो भी चेक क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। और 138 क्या करता है, इस प्रकार जो भी डिसऑनर होगा यानी जो चेक बाउंस होगा उसको यह ऑफेंस की कैटेगरी में डाल देता है। वन 138 ने क्या किया, जो चेक डिसऑनर हुआ है उसको क्या किया? ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद यह इसकी पनिशमेंट प्रेस्क्राइब करता है, जो कि 2 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकती है या फिर डबल द अमाउंट, नॉट एक्सीड द डबल द अमाउंट ऑफ द चेक। जो भी चेक में अमाउंट लिखा है उसका डबल, जैसे उसने 5 लाख रुपए का चेक पर्टिकुलर दिया है तो उस केस में क्या होगा? 10 लाख रुपए तक की, यानी डबल द अमाउंट, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर कंपनसेशन दिया जा सकता है, या फिर बोथ, दोनों चीज भी दी जा सकती है। इसके बाद आता है सेक्शन 142। हम 138 के बाद डायरेक्ट 142 की बात इसलिए करते हैं कि जब चेक डिसऑनर, एक सीरीज बनेगी कि जब चेक डिसऑनर हो जाएगा तो उसके बाद जो पेई है वो क्या करेगा? जैसे ही चेक डिसऑनर हुआ, पेई पहुंचेगा कोर्ट में। कोर्ट में जाके वो क्या करेगा? सबसे पहले रिटर्न कंप्लेंट फाइल करता है, सेक्शन 142। रिटर्न कंप्लेंट फाइल करेगा। रिटर्न कंप्लेंट तो फाइल करेगा, पर कितने टाइम में? विद इन अ मंथ। उसके बाद किस कोर्ट में फाइल कर सकता है? इनसे इंफीरियर ना हो, मतलब सबसे पहले रिटर्न कंप्लेंट फाइल करेगा। रिटर्न कंप्लेंट फाइल कर सकता है विद इन अ मंथ। विद इन मंथ किसके? इसके लिए हमको एक बार वापस से 138 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। 138 में कुछ प्रोविजन है। प्रोविजन हमको बताते हैं कि वो पर्टिकुलर जो चेक है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात करता है। उसमें प्रोविजो फर्स्ट बताता है हमको कि विद इन 6 मंथ्स उस चेक को क्या करना पड़ेगा? बैंक में लगाना पड़ेगा पेई को, या फिर जो भी उसकी वैलिडिटी है, वैलिडिटी इन द सेंस चेक में पर्टिकुलर डेट लिखी गई है तो उस वैलिडिटी के अंदर अंदर या फिर 6 मंथ में उसको बैंक में जाके प्रेजेंट करना पड़ेगा। या फिर जो आरबीआई रूल्स के अकॉर्डिंग ये जो टाइम पीरियड है इसको चेंज किया जा सकता है, जो कि फिलहाल कर रखा है 3 मंथ्स। आज के टाइम तक जो हम देखें तो ये 3 मंथ है, हो सकता है इसको कल ही चेंज कर दिया जाए या फिर आगे कभी भी फ्यूचर में चेंज किया जाए, लेकिन जो सेक्शन है उसमें 6 मंथ का बता रखा है। लेकिन फिर भी हमको एग्जाम में 3 मंथ्स लिखना है अकॉर्डिंग टू द आरबीआई रूल्स। इसको लिख के ऐसा भी बताया जा सकता है 6 मंथ, फिर उसके बाद स्टार लगा के अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट आरबीआई रूल्स द टाइम पीरियड इज 3 मंथ। सेकेंड पॉइंट होता है जब विद इन द टाइम पीरियड अगर उसने पर्टिकुलर चेक को बैंक में दिया लेकिन उसके बाद वो रिटर्न हो गया, तो रिटर्न हो गया तो उसको विद इन 30 डेज, 30 डेज के अंदर उसको एक नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस किसको देगा? ड्रॉअर को, कि आपका ये जो पर्टिकुलर चेक है ये रिटर्न कर दिया गया है बैंक के द्वारा, एज ए डिसऑनर हो गया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो भी है 30 डेज का आपको टाइम पीरियड है, आप उसके अंदर अंदर उसको नोटिस दे दीजिए। जब नोटिस उसके पास रिसीव हो जाएगा तो उसके पास टाइम पीरियड होता है 15 डेज का। 15 डेज के अंदर अंदर उसको अगर वो पेमेंट कर देता है ड्रॉअर तो ठीक है, अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो उस केस में हम आ जाते हैं फिर सेक्शन 142 में। जो 142 में है ये विद इन अ मंथ, विद इन अ मंथ कहां से स्टार्ट होता है? जो अभी अपन ने
ये जो थर्ड पॉइंट देखा है ना 15 डेज, ये जैसे ही खत्म होगा तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। तो कॉज ऑफ एक्शन, तो यहाँ पे जो ये 1 मंथ है 142 का, ये होता है अराइज कॉज ऑफ एक्शन, डेट ऑफ व्हेन कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। अब कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होता है, जैसे ही वो 15 डेज का टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, यानी ड्रॉवर को एक और मौका दिया जाता है 15 दिन का, कि आप 15 दिन के अंदर अंदर उस पर्टिकुलर अमाउंट को या तो पे कर दीजिए, या फिर आपके अकाउंट में जिस तरीके से भी आप कर मतलब उसको एक तरीके से पेमेंट को कंप्लीट, जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कीजिए। अगर वो नहीं करता है, वापस पेमेंट नहीं करता है 15 दिन के अंदर, तो 142 में जो पेई होता है वो कंप्लेन करता है, रिटर्न कंप्लेन करता है विद इन अ मंथ। विद इन अ मंथ कब, व्हेन कॉज ऑफ एक्शन अराइज। और जब कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होता है, आफ्टर द एंडिंग ऑफ द 15 डेज टाइम पीरियड विच इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 138 प्रोविजो एंड पॉइंट नंबर सी, थर्ड जो पॉइंट है उसका। उसके बाद कौन कंपिटेंट कोर्ट कौन होगा इसमें, JM1 या MM, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो उसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, या मतलब इसमें जो सेक्शन में इस तरीके से दे रखा है कि इन कोर्ट से इंफीरियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है अपनी 142 में ज्यूरिसडिक्शन की। ज्यूरिसडिक्शन कैसे डिसाइड होगा, ज्यूरिसडिक्शन का हमने लास्ट क्लास में वैसे हमने डिटेल में देख लिया, पर फिर भी सिंपली आज हम फिर से देख लेते हैं। टू दी अकाउंट और अदरवाइज टू दी अकाउंट। अगर कोई भी पर्टिकुलर चेक जो ड्रॉ किया गया है वो थ्रू दी अकाउंट, थ्रू दी अकाउंट इन द सेंस जो पर्टिकुलर पेई है उसके अकाउंट में ही उसका पेमेंट होगा, यानी क्रॉस चेक। क्रॉस चेक का केस होता है तो उस केस में क्या होता है, पेई अपना जो बैंक अकाउंट है वहां पे जाके उस चेक को प्रेजेंट करता है बैंक के समक्ष। जब बैंक के पास वो जाके उस चेक को लगाता है तो वो जो बैंक है जिसमें उसका पेई का खुद का अकाउंट है, वो जो उसकी ब्रांच है जिसमें उसका खुद का अकाउंट है, वो बैंक जिस ज्यूरिसडिक्शन में आता है, जिस भी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है, वहां पे वो फाइल कर सकता है रिटर्न कंप्लेंट। उसके अलावा अगर वो अदरवाइज थ्रू द अकाउंट है, यानी जो क्रॉस चेक की हमने कैटेगरी देखी थी वैसे उसके अलावा अगर कोई है, तो उस केस में क्या होगा, जहां ड्रॉवर का, जो ड्रॉवर है जिसने चेक ड्रॉ किया है उसका जो बैंक अकाउंट है, यानी जिस ब्रांच में उसका बैंक है, वो ब्रांच, वो पर्टिकुलर ब्रांच जिस भी जुरिस्डिक्शन में आती है, जिस भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, वहीं जाके उसको उस पर्टिकुलर चेक के अगेंस्ट जो बाउंस हुआ है, जो डिसऑनर हुआ है, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। इसी को देखते हुए जनरल सेंस में हम कह सकते हैं कि जब भी चेक वगैरह हम ले तो कौन सा चेक हमको लेना चाहिए, थ्रू द अकाउंट, मतलब क्रॉस चेक ही प्रेफर करना चाहिए। क्रॉस चेक लेने का बस यही फायदा होता है कि आपने दिल्ली में जाके अगर किसी पर्सन से कोई डील साइन की है, उससे अगर वहां पे जाके आपने कोई चेक लिया है, तो वो पर्टिकुलर चेक हो सकता है उसका ब्रांच जो है, उसकी बैंक की ब्रांच दिल्ली में हो। तो इसका फायदा ये मिलता है कि आप जयपुर में रहते हैं तो जयपुर में आके भी अगर आप अपने बैंक अकाउंट में उस चेक को लगाते हो और कल को वो डिसऑनर हो जाता है, तो आप जयपुर में ही कंप्लेंट उसकी फाइल कर सकते हो। लेकिन इफ द चेक इज अदरवाइज थ्रू द अकाउंट, यानी वो क्रॉस चेक नहीं है, वो अनदर टाइप है, जो अपन ने ओपन चेक की कैटेगरी पढ़ी या फिर अनदर कोई, तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन जो ड्रॉवर है वो वापस हमको दिल्ली जाके उस जो उसकी ब्रांच है उसमें जिसमें उसका अकाउंट है, उस ब्रांच का देखना पड़ेगा कि कौन सा कोर्ट, किस कोर्ट के वो जुरिस्डिक्शन में आती है, वहीं जाके हमको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। तो ये सिंपल सा इसका जुरिस्डिक्शन की बात करता है। ये कौन सा सेक्शन बात करता है, सेक्शन 142। इसके बाद हम देखते हैं जो दो पॉइंट हमने देखे 138 में, उसके अलावा भी कोई पॉइंट, कोई ग्राउंड्स हो सकते हैं क्या इस चीज का, किसका, जो चेक है वो बाउंस होने के, जो डिसऑनर होने के। तो सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, इस तरीके से केस को कोशिश की जाए, इस तरीके से लिखा जाए एक लाइन में,
स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में कुछ ग्राउंड्स, फर्दर ग्राउंड्स बताए गए थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसमें एक था कि अगर जो पर्टिकुलर ड्रॉवर है उसने जो भी चेक ड्रॉ किया है उस पे उसने कोई साइन किया होगा, अगर वो साइन मिसमैच हो जाता है, मिसमैच ऑफ साइन, अगर वो साइन मिसमैच हो गया है तो उस वजह से भी डिसऑनर हो सकता है। इसके अलावा अगर वो पर्टिकुलर अकाउंट है वो टेम्परेरी पर्पज से या किसी भी तरीके से अगर उसको स्टॉप, उसमें पेमेंट करना स्टॉप हो गया है, स्टॉप कर दिया गया है और उस चीज की जानकारी ड्रॉवर को थी, पहले से थी और उसने जानबूझकर ऐसा किया, उसकी इंटेंशनली उसने ऐसा चेक ड्रॉ किया, उसको पता था यहां से जो पर्टिकुलर बैंक है उसने पेमेंट करना बंद कर दिया है, उसके बावजूद उसने अगर वो चेक ड्रॉ किया है तो वो कंडीशन। तीसरा पॉइंट था इसमें कि जो वहां अकाउंट है वो क्लोज्ड हो चुका है, अकाउंट इज क्लोज्ड। तो ये 3 ग्राउंड भी हो सकते हैं चेक डिसऑनर होने के। इसके अलावा इसमें पर्टिकुलर जो आईपीसी है उसका सेक्शन 420, हम आईपीसी के सेक्शन 420 के भी चार्जेस यहाँ पे लगवा सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक केस है जिसमें ये कुछ 3 पॉइंट्स, वो जो पर्टिकुलर 2 पॉइंट वहां पे हमने देखे 138 में, उसके अलावा भी कुछ 3 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान में रखा जा सकता है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे अलग अलग केसेस हैं जिनके अकॉर्डिंग कोर्ट ने टाइम टू टाइम डिसाइड करके हमको कुछ ग्राउंड्स बताए। ये इंपॉर्टेंट केस है जिसमें आईपीसी के अनदर सेक्शन में भी साथ ही चार्ज लगाया जा सकता है, इस चीज की बात कही है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब अब सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है कि जब 138 में डिसऑनर हुआ, उसके बाद 142 में कंप्लेंट की, 139 में कोर्ट ने क्या करता है, एक प्रिजम्पशन होता है। प्रिजम्पशन क्या होता है, जो होल्डर होता है, चेक का जो होल्डर है उसके फेवर में की जाती है। और ये जो अपना एविडेंस एक्ट का सेक्शन 114 है उसका भी इलस्ट्रेशन सी है, उसमें भी कुछ इसी तरीके की प्रिजम्पशन है कि जिसके पास चेक होगा ये माना जाएगा कि उसने कोई ड्यू कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग उसने उस चेक को प्राप्त किया है, उसके पास जो है, जिस तरीके से मान लो अगर पेई के पास कोई पर्टिकुलर चेक है और वो कंप्लेंट फाइल कर रहा है तो उस केस में कोर्ट ये मानेगा कि उसके पास जो चेक आया है वो कहीं ना कहीं किसी ड्यू कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग आया है, यानी उसकी कोई डेट रही होगी या फिर कोई भी लाइबिलिटी रही होगी, किसके ऊपर, ड्रॉवर के ऊपर। क्योंकि हमने 138 में भी देखा कि ड्रॉवर जो चेक पे कर रहा है वो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर लाइबिलिटी या डेट के पेमेंट के अकॉर्डिंग कर रहा है। और इसके अलावा 138 में खास बात ये हो रहा है कि वो जो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बताता है इस चीज को कि वो जो डेट है या फिर जो लाइबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, लीगली इन्फोर्सेबल होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे पर्टिकुलर कोई पर्सन है वो गलत काम, कोई भी गलत काम करता है, जैसे उसका ब्याज पे पैसे देने का धंधा है, वो कंटिन्यू लोगों को देता रहता है, उसके पास कोई पर्टिकुलर लाइसेंस नहीं है उस चीज का। अगर मनी लैंडिंग का उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसके बावजूद वो मनी को इस तरीके से लोगों को पैसे देता है ब्याज पे, इलीगल, इस तरीके से इलीगल अगर वो काम करता है तो इस केस में क्या होगा, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगी। और इस केस में अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो उस चीज को एनआई एक्ट के चैप्टर 17 में डील नहीं किया जा सकता। जैसे अगर कोई भी पर्सन है, उसने चेक, क्या करता है कि एक पर्सन किसी पर्सन को पैसे देता है, 2 लाख रुपए दे दिए, उसके बाद उसने उसको एक चेक दे दिया, बदले में चेक दिया, अब वो चेक डिसऑनर हो गया तो ड्रॉवर क्या करेगा, तो सॉरी जो पेई क्या करेगा, उसको चेक को कोर्ट में उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करेगा। जब कोर्ट में कंप्लेंट की जाएगी तो जो ड्रॉवर है वो डिफेंस क्या लेगा कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये इस एक्ट में कवर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका ये धंधा है, इस तरीके से इलीगल मनी लैंडिंग करना इसका धंधा है, बिना किसी लाइसेंस के ये इलीगल काम करता है। तो इस केस में क्या होता है, कोर्ट इस चीज को 138 में नहीं डील करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है जो डेट और लाइबिलिटी है जिसके पेमेंट के लिए चेक दिया गया है, आइदर होली पे और पार्टली, इसके पेमेंट के लिए जो चेक दिया गया है वो क्या होनी चाहिए, लीगली
एनफोर्सेबल होनी चाहिए। तो अगर वो इस तरीके का इलीगल काम कर रहा है तो यहाँ पे वो डील नहीं किया जाएगा। तो हमने ये भी देख लिया कि एक प्रैक्टिकली जो डिफेंस लेता है कौन, ड्रॉअर, तो जो वो डिफेंस लेता है वो किस तरीके से डिफेंस लेगा। उसके अलावा जो कंप्लेनेंट है उसको ध्यान रखना पड़ेगा, जो पेई है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा जो ड्रॉअर है उसका हमको ये हमेशा देखना चाहिए कि उसके ने जो भी पर्टिकुलर चेक है उसको जो उसने इशू किया है वो किस पर्टिकुलर चीज के अगेंस्ट किया है। इसके बाद आती है बात 139 की। सेक्शन 139 बात करता है प्रिजम्पशंस की। प्रिजम्पशन हमेशा होल्डर के फेवर में होती है। अब होल्डर के फेवर में तो होगी, पर क्या प्रिजम्पशन होगी? प्रिजम्पशन ये होगी कि पर्टिकुलर चेक, अगर होल्डर के पास कोई चेक है जो कि डिसऑनर हो गया है तो कोर्ट ये मानेगा कि जो होल्डर है उसको ड्यूली वो जो चेक था वो दिया गया था, किसके द्वारा? ड्रॉअर के द्वारा। किस वजह से? कोई पर्टिकुलर डेट या फिर लाइबिलिटी के पेमेंट के लिए। तो अगर वो डिसऑनर हो गया है तो ये नहीं माना, ये बात नहीं कहा जा सकता, ये नहीं कह सकता वो ड्रॉअर कि मैंने इस पर्टिकुलर को नहीं, जो होल्डर है इसको मैंने नहीं दिया था, इसने कुछ भी कर, कोई भी ऐसी बात वो कह नहीं सकता। अगर कोर्ट में इसके पास चेक है और ये बता रहा है ये डिसऑनर हो गया है तो सफिशिएंट मान लेगा कि हाँ इसने ड्यूली इसको चेक दिया है। इसी वजह से हम देखते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, उसका अगर चेक खो जाता है कोई भी, तो वो क्या करता है? एक FIR लॉस कराता है कि मेरा पर्टिकुलर चेक खो गया है। कब फ्यूचर में कोई भी पर्सन जाके उसको उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल ना करे। इसके बाद आता है सेक्शन 140। सेक्शन 140 ने क्या किया? सेक्शन 139 ने तो कहा कि जो प्रिजम्पशन होगी वो होल्डर के फेवर में होगी। सेक्शन 140 कहता है कि जो डिफेंस लिया जाएगा वो इस तरीके से नहीं हो सकता कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। कल को ड्रॉअर ये नहीं बोलेगा अगर चेक डिसऑनर हो गया उसके बाद कि मैंने जब चेक ड्रॉ किया था तो मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी या फिर मेरी कोई ऐसी सोच नहीं थी कि ये चेक पर्टिकुलर है जो डिसऑनर हो जाए। ये डिफेंस कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है। जो डिफेंस वो पर्टिकुलर दे वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि मेरी इंटेंशन नहीं थी। इसका मतलब जो मेंस रिया होती है उसका इसमें कोई सेंस नहीं। मतलब इसकी इंटेंशनली यानी गिल्टी माइंड उसका था या नहीं था, इस चीज का कोई भी इसमें एक्सेप्टेंस नहीं है एज ए एविडेंस। नो एविडेंस। इसके बाद हम देखते हैं इसको जो प्रोसीजर इसमें फॉलो किया जाएगा। अब कोर्ट में कंप्लेंट आ गई तो इसमें जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा उसकी बात करते हैं। जो कोर्ट है इसमें डील करेगा वो कौन सा है? JM1 और MM। अब ये सेक्शन खुद कहता है कि जो सेक्शंस हैं 262 टू 265 एज फार एज एप्लीकेबल ये सेक्शंस फॉलो होते हैं ऑफ CRPC। अब सेक्शन जो रेंज है 260 से और 265 ये रेंज है समरी ट्रायल। समरी ट्रायल की बात करते हैं। इसका मतलब जो 143 अलाउ करता है कि जो NI एक्ट में होगी वो ट्रायल कौन सी होगी? समरी ट्रायल होती है। और वो जो समरी ट्रायल होती है उसमें कौन सा प्रोसीजर फॉलो होता है? 262 टू 265 का प्रोसीजर फॉलो होता है CRPC का। अब इसमें सेक्शन 260 और 261 को इंक्लूड क्यों नहीं किया? इस वजह से नहीं किया क्योंकि जो 260 है वो बात करता है कि कौन कौन से पर्टिकुलर कोर्ट हैं जो इसमें ट्राई कर सकते हैं। जैसे इसमें JM1 है। JM1 क्या है कि जो हाई कोर्ट है उसकी परमिशन के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट उसको अपॉइंट एक तरीके से अलाउ करता है, तभी वह समरी ट्रायल के लिए अलाउड है। 261 बात करता है सेकंड क्लास जो मजिस्ट्रेट होता है
JM2। अब लेकिन NI एक्ट क्या करता है, क्लियरली बात कर रहा है कि JM2 का तो कोई रोल ही नहीं है NI में। NI में किसका रोल होगा, JM1 का और MM का। फिर उसके बाद JM1 को भी हाई कोर्ट की परमिशन की यहाँ पे नीड नहीं है, डायरेक्टली खुद डायरेक्ट ही इसको, यानी ये जो लॉ है पर्टिकुलर वो खुद अलाउ कर रहा है JM1 और MM को। तो इस वजह से 260 और 261 का, इसके अलावा भी 260 में क्या है, कुछ ऑफेंसेस भी बता रखे हैं। तो उन ऑफेंसेस में भी ये जो NI का ऑफेंस है एक अलग तरीके का ऑफेंस है, तो वो पर्टिकुलर ऑफेंस का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है। इस वजह से 260 और 261 का इधर कोई भी रोल नहीं है। नॉट इंक्लूडेड। इसके बाद बात आती है कि जो इसमें समरी ट्रायल किया जाएगा इस मैटर को, उसमें क्या होता है कि जो पनिशमेंट दे सकता है वो पनिशमेंट हो सकती है 1 ईयर टू और या फिर 5,000 रुपीज फाइन। 1 साल का पनिशमेंट दिया जा सकता है, इंप्रिजनमेंट दिया जा सकता है और 5,000 रुपीज तक का इसमें जो फाइन है वो दिया जा सकता है। अब बात आती है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर केस है उसमें अगर फाइल कर दिया, उसको समरी ट्रायल स्टार्ट कर दिया JM1 या MM ने, लेकिन ड्यूरिंग जो प्रोसीडिंग है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग उसको लगता है कि ये जो पर्टिकुलर केस है ये समरी ट्रायल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अगर इसको ट्राई किया जाना इसमें जरूरी है, या फिर उसको लगता है कि इतना ही इसमें जो अमाउंट फाइन लगाया जाएगा वो गलत होगा, इससे ज्यादा अमाउंट उसको लगाना है या फिर ज्यादा इससे पनिशमेंट दी जानी चाहिए, तो कोर्ट क्या करता है, अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। अकॉर्डिंगली एक्ट करने का मतलब है वो बाद में चेंज कर सकता है इसकी प्रोसीडिंग को, समरी से समन में ला सकता है या फिर अकॉर्डिंगली जो भी है उसके अकॉर्डिंग ये ट्राई कर सकता है। उसके बाद इसमें एक फर्दर प्रोवाइडेड है कि फर्दर ये प्रोवाइड करता है कि पर्टिकुलर जो भी विटनेसेस थे या जो भी पार्टीज उनको एग्जामिन किया है तो उनको री एग्जामिन भी कर सकता है मजिस्ट्रेट। क्यों, क्योंकि जब अगर उसने वो प्रोसीडिंग चेंज कर दी समरी से अनदर किसी भी जो कंसर्न प्रोसीडिंग है उसको एप्रोप्रिएटली जिस भी तरीके से वो बाद में ट्राई कर रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग उसको वापस से एग्जामिन कर सकता है, जो भी विटनेसेस हैं या फिर पार्टी है उनको, यानी री एग्जामिनेशन भी पॉसिबल है। री एग्जामिनेशन यानी री एग्जामिन कर सकता है। ये बात आती है अपनी कंप्लीट होती है सेक्शन 143 की। इसके बाद सेक्शन है 144 जो कि समन की बात करता है। समन किस तरीके से समन को सर्व किया जाएगा, इसमें बताता है कि समन कैसे सर्व किया जाएगा, बाय द कुरियर, और जो हमारी कुरियर के अलावा जो सिस्टम है पोस्ट, स्पीड पोस्ट से भी समन को डिलीवर किया जा सकता है। जब सेक्शन 144 सर्विस ऑफ समन की बात करता है आइदर बाय स्पीड पोस्ट और कुरियर सर्विस से भी समन सर्व किया जा सकता है। इसके बाद इसका सर्विस का अगर मान लो रिफ्यूज कर देता है या फिर जैसे वो जो पर्टिकुलर रिसीविंग एंड पे है वो मना कर देता है, उसको लेने से रिफ्यूज कर देता है, या फिर ये इस तरीके का कोई इसमें साथ में वो वापस वो लौट जाता है समन इस तरीके से कि भाई रिफ्यूज कर दिया गया है या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन वहां पे मिला नहीं, तो उस केस में क्या करेगा, जो कोर्ट है JM1 या MM का जो भी कोर्ट है उसको ड्यूली सर्व मान लेता है। वो क्या करेगा, डिक्लेयर करेगा कि समन इज ड्यूली सर्व। किस केस में, अगर ये किया था और ये रिटर्न हो जाता है। क्यों, या तो वो रिफ्यूज कर दिया उस पर्सन ने या फिर वो वहां पे मिला नहीं। जो रिसीविंग एंड पे जो पर्सन है वो उसने या तो उसको लेने से मना कर दिया या फिर वो उसको मिला नहीं, तो इस केस में जब वो वापस रिटर्न होगा तो उस केस में क्या करेगा, कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देगा ड्यूली सर्व। वो मान लेगा कि ये समन ड्यूली सर्व हो गया है। इसके बाद जनरली जो सेक्शन देखा जाता है वो हम देखेंगे सेक्शन 143
सेक्शन 143 की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं इंटरिम रिलीफ, कुछ हमको इसमें सेक्शन प्रोवाइड है इंटरिम रिलीफ से रिलेटेड, सेक्शन 143 में एज वेल एज सेक्शन 148 में। जो सेक्शन 143 है वो बात करता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है सेक्शन 138 में, जो डिसऑनर हुआ था चेक की उसकी, 142 में कंप्लेन करने के बाद जो भी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है उस केस में अगर अप्लाई करता है, कौन करेगा, पेई, तो उसको क्या किया जाएगा, एक इंटरिम रिलीफ ग्रांट किया जाता है कोर्ट की तरफ से। वो इंटरिम रिलीफ कितना होता है, 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक, जो चेक में अमाउंट है उसका 20% होता है, और वो कितने दिन में उसको दिया जाता है, 60 डेज के अंदर उसको पेमेंट करने के ऑर्डर किए जाते हैं। यानी जो ड्रॉअर है उसको 60 डेज के अंदर अंदर जो चेक का अमाउंट है उसका 20% एप्लीकांट को, यानी यहाँ पे जो पेई था जिसका डिसऑनर हो गया चेक, उसको देने के लिए कहा जाता है। और अगर 60 डेज में वो किसी भी कारण से दे नहीं पाया, उस अमाउंट को पे नहीं कर पाया, तो कोर्ट फर्दर 30 डेज का सफिशिएंट ग्राउंड्स का, अगर कोई सफिशिएंट ग्राउंड उसको नजर आता है या सफिशिएंट रीजन अगर वो दे देता है पर्सन, तो 30 डेज का और इंक्रीज करके उसको टोटल 90 डेज तक का टाइम दिया जा सकता है। तो इसमें देखा सेक्शन 143 ये बात करता है इंटरिम पेमेंट की। इंटरिम पेमेंट जो दिया जाएगा वो 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक। सेक्शन 143 तो किस चीज का था, जो समरी प्रोसीजर का हमने अभी देखा, 143A है, और इसके अलावा 148 जो कि अभी रिसेंटली अमेंडमेंट करके जोड़े गए हैं एनआई एक्ट में। तो 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक। इसके अलावा टोटल टाइम पीरियड कितना, 60 डेज फ्रॉम फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट, प्लस 30 डेज भी इसको ऑन सफिशिएंट रीजन। अगर सफिशिएंट रीजन हो तो इसको 30 डेज और फर्दर इंक्रीज किया जा सकता है, अप टू 30 डेज है, कोई जरूरी नहीं है 30 डेज ही, वो कितने भी दे सकता है, कोर्ट के ऊपर है। इसके बाद इसमें एक खास प्रोविजन ये है कि पर्टिकुलर अगर कोर्ट किसी भी तरीके से इस चीज को देखता है कि अगर वो एक्विट कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर पर्सन को, जो ड्रॉअर था उसका अगर एक्विटल हो जाता है, तो उस केस में क्या करेगा कि जो ये 20% अमाउंट इंटरिम पेमेंट के पे दिया गया था उसको ब्याज सहित वापस करने का ऑर्डर करता है। ब्याज कितना, यानी उसका जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, एज आरबीआई पब्लिश करता है, जो आरबीआई बताता है। आरबीआई क्या करता है, रेट डिसाइड करता है। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई इसने जो भी रेट डिसाइड किए उस रेट पे इंटरेस्ट के साथ उस रेट पे जो इंटरेस्ट के साथ वो क्या करेगा, उसको पे करेगा। कौन पे करेगा, जो पेई था, क्यों, पेई को 20% अमाउंट दिया गया था, तो पेई क्या करेगा, उस रेट के अकॉर्डिंग उसको वापस रीपे कर देगा। तो इसमें ये प्रोवाइड किया है कि इन जब भी कोई पर्टिकुलर चेक डिसऑनर होता है तो उस केस में कंप्लेनेंट जो होगा, पेई होगा, वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा इंटरिम अमाउंट के लिए। जो इंटरिम पेमेंट कोर्ट फिर ऑर्डर करता है, कितना करता है, 20% कर सकता है, किसका, जो अमाउंट ऑफ द चेक, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, अमाउंट ऑफ द चेक, 20% ऑफ किसका, अमाउंट ऑफ द चेक, जो चेक में अमाउंट है उसका 20%। कितने दिन के अंदर उसको पे करना होता है, 60 डेज के अंदर पे करना होता है। अगर वो 60 डेज में नहीं कर पाया किसी भी कारणवश, तो उस केस में क्या होता है, कोर्ट 30 डेज तक का टाइम, अगर सफिशिएंट रीजन उसको दिया जाता है तो 30 डेज तक का टाइम और फर्दर इंक्रीज कर सकता है। उसके बाद जो पर्टिकुलर केस है उसमें अगर वो एक्विट कर दिया जाता है, कौन, ड्रॉअर, अगर उसका एक्विटल हो गया है तो उस केस में क्या करता है, उसको रीपे करने के लिए कहा जाता है कोर्ट के द्वारा। तो रीपे वो क्या करेगा, जो 20% अमाउंट है सिर्फ उसी को रीपे नहीं करके उस 20% अमाउंट को इंटरेस्ट के साथ उसको रीपे करेगा। और वो जो इंटरेस्ट की रेट होगी वो किसने डिसाइड की होती है, वो आरबीआई डिसाइड करता है, यानी आरबीआई पब्लिश करके रखता है पहले से, उसके अकॉर्डिंग वो रिपेमेंट किया जाता है।
इसके अलावा सेक्शन आता है 48, जो सेक्शन 148 है, इस केस ये क्या बात करता है कि जो पर्टिकुलर 20% ही ये भी दिलाता है, पर इसका केस ये है कि अगर मान लो जैसे कोई पर्सन है, उसको कोई भी अपील वो उसने की है, किसी भी पार्टी ने यहाँ पे अपील की है, तो इस केस में अपील के ड्यूरेशन में जो भी इंटरेस्ट पे करना होता है उसकी ये बात करता है। अब इसमें जो खास बात है नोट करने की वो ये है, इसमें जो 20% अमाउंट जो पे किया जाएगा वो किसका होगा, ऑफ द फाइन और कंपनसेशन। कंपनसेशन 357 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो भी कंपनसेशन अगर कोई ग्रांट किया गया है फर्दर, या फिर कोई अनदर जो भी फाइन या कंपनसेशन है, तो उसका 20% यहाँ पे पे होगा। अब इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक चेक था 1 लाख रुपीस का, तो पहले हम केस देखेंगे 143A का। 1 लाख रुपीस का चेक था, उसका इंटरिम अगर इंटरिम अमाउंट के लिए ऑर्डर किया गया 20% का, तो उसका होता है 20,000। अब आती है बात, अगर जो लोअर कोर्ट है यानी JM1 है, उसने अगर इस पर्टिकुलर केस में कन्विक्ट कर दिया, कन्विक्ट करके उसने फाइन लगा दिया 2 लाख रुपीस का, यानी 1 ईयर उसको पनिशमेंट दी, उसके अलावा प्लस साथ ही उसने 2 लाख रुपीस का इसमें फाइन इंपोज कर दिया। अब 2 लाख इंपोज किया उसने फाइन, तो ये जो 20% अमाउंट होगा, ये एक तो कंडीशन ये है कि इसके तो एडिशन में होगा, जो वो दे चुका उससे उसका कोई मतलब नहीं है। नई जो बात आई है ये इस चीज पे देखा जाएगा, और इसमें इसका भी कोई रोल नहीं है, रोल है इसका। 2 लाख का 20% वो होता है 40,000। यानी अब जो 20% 148 में जो ग्रांट किया जाएगा इंटरिम अमाउंट, वो होगा 40 के। ₹40,000 का 20% जो अमाउंट आएगा वो पेमेंट करने के लिए वो ऑर्डर करेगा। यहां तक चीज समझ में आ गई। अब जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है इसके अलावा इसमें वो है, एक तो ये 20%, इसके अलावा जो ऑलरेडी पे किया गया है यानी जो 143A में है उसके ये एडिशन में होगा। उसके बाद ये जो अमाउंट होगा वो हमने देख लिया कहां होगा, इस पे जो पर्टिकुलर केस में जो भी कन्विक्शन हुआ है या फिर जो भी फाइन या कंपनसेशन इंपोज हुआ है उसका 20% होगा। उसके अलावा ये वही 60 डेज का टाइम पीरियड इसमें भी मिलता है, 60 डेज के अंदर उसको पे करना होता है वो पर्टिकुलर 20% का जो इंटरिम अमाउंट है। अगर वो पे नहीं कर पाता है तो सेम केस इसमें भी है, वो क्या है 30 डेज का एक्स्ट्रा टाइम, 30 डेज तक का उसमें दिया जा सकता है, प्लस 30 डेज तक अप टू, यानी इसमें लिखा है नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, 30 दिन तक का। कब? ऑन सफिशिएंट रीजन या ग्राउंड। अगर वो सफिशिएंट रीजन दे देता है कोर्ट को कि किस पर्टिकुलर वे में उसका अगर वो प्रॉब्लम हो गई है, जो भी ग्राउंड रहे, तो सफिशिएंट ग्राउंड के बेस पे 30 दिन तक का और उसको टाइम पीरियड उसका इंक्रीज किया जा सकता है। उसके अलावा अगर यहाँ पे कोर्ट उसको रिलीज एक्विट कर देता है तो उस केस में क्या होगा, रीपे करना पड़ेगा, और रीपे का भी इसमें सेम प्रोसीजर होता है। आरबीआई की जो पब्लिश्ड इंटरेस्ट रेट है उसके अकॉर्डिंग। आरबीआई पब्लिश्ड इंटरेस्ट रेट को इसमें ऐड करके उसको वापस ये जो 20% अमाउंट है वो वापस रीपे किया जाएगा। ये सेक्शन बात कर रहा है 148। ये इंटरिम रिलीफ कब दिया जाता है? इन अपील, यानी जो अपीलाट कोर्ट होता है वो ये पर्टिकुलर जो रिलीफ है वो ग्रांट करता है। इसके बाद में एक इंपोर्टेंट कंसेप्ट है कि
जो अपील की जाती है, अपील के साथ साथ हम देख लेते हैं अपील किस तरीके से होती है। तो इसमें प्रोसीजर जो फॉलो होता है वो सीआरपीसी का फॉलो होता है। तो कन्विक्शन के अगेंस्ट जो होगी अपील वो होगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 374, जो सेक्शन 374 है सीआरपीसी का। अगर कन्विक्ट किया गया ड्रॉअर को तो अपील कौन करेगा, वो खुद करेगा, अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन। तो 374 के अकॉर्डिंग कहां होती है उसमें, इसमें क्लियर किया गया है कि जो ऑर्डिनरी वे में होगी वो होगी 374 में कोर्ट ऑफ सेशन में, एनआई एक्ट में। लेकिन अगर हो सकता है कोई इस तरीके के चार्जेस इसमें लगाए गए हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर चार्जेस 420 का, फॉर्जरी का, या किसी भी तरीके से अगर 7 साल से ज्यादा की उसमें सजा है तो अकॉर्डिंगली 374 में उसका भी प्रोवाइड किया गया है। उसके अकॉर्डिंग जो अपील हो सकती है वो हाई कोर्ट में भी हो सकती है। इसके अलावा जो अगर बात आती है फिर अगेंस्ट द, ये है अगेंस्ट कन्विक्शन, सेक्शन 374। इसके अलावा कन्विक्शन के जो एक्विटल की अपील होती है उसका प्रोविजन हमको सीआरपीसी में दिया है सेक्शन 378। 378 क्या बात करता है, अपील अगेंस्ट द एक्विटल। जो एक्विटल के अगेंस्ट अपील होती है वो 378 में होती है। और 378 में भी जो इसका क्लॉज 4 है वो बात करता है कंप्लेंट केसेस में। अगर कंप्लेंट के अकॉर्डिंग कोई कंप्लेंट केस है उसमें अगर कोई भी पर्टिकुलर एक्विटल हुआ है तो उस केस में जो अपील होती है इसके अकॉर्डिंग कहां होती है, हाई कोर्ट में होती है। हाई कोर्ट में जो अपील होती है वो कब होती है, ऑन स्पेशल लीव, स्पेशल लीव टू अपील पे ही हाई कोर्ट उस अपील को एंटरटेन करता है। तो ये इसका कंसेप्ट है। जो भी इसमें डिसीजन आएगा वो अगर कन्विक्शन होता है तो कन्विक्शन के अगेंस्ट जो अपील होगी वो 374 के अकॉर्डिंग होगी, और जो अक्विटल होता है उसमें भी 378 के अकॉर्डिंग होगी। और ये एनआई एक्ट का ही नहीं, ये सिंपल एक प्रोविजन है जो किसी भी आईपीसी के अनदर प्रोविजंस पे भी एप्लीकेबल है। कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो कंप्लेंट के थ्रू, अगर उसमें कोई कंप्लेंट की गई है उसके थ्रू है तो उसकी अपील 378 क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग चलती है, और जो कन्विक्शन होता है जनरल कन्विक्शन उसकी जो अपील होती है वो 374 के अकॉर्डिंग होती है। इसके बाद कुछ सेक्शंस हैं उसको हम, जैसे सेक्शन 145 बचा है उसमें एविडेंस की बात करता है कि जो प्रोसीडिंग्स होती है उसमें जो एविडेंस दिए जाते हैं वो कंप्लेनेंट क्या होता है, एफिडेविट पे भी उन पर्टिकुलर एविडेंसेस को दे सकता है। इसको वापस इस तरीके से लिखते हैं, evidence of complainant on affidavit। इसके अलावा अगर कोर्ट को लगता है कि उसको एग्जामिन भी किया जाना चाहिए तो कोर्ट क्या कर सकता है, उसको कोर्ट में बुला के और एग्जामिन कर सकता है। तो कोर्ट में एग्जामिन, एग्जामिनेशंस क्या होते हैं जो हमने एविडेंस एक्ट में देखेंगे। जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन को पर्टिकुलर कोर्ट अगर कोई भी करना चाहे, कोर्ट के पास एग्जामिनेशन की खास पावर भी दे रखी है लास्ट में, जो भी हम देखेंगे 165 में जो भी पावर है। उसके अलावा भी कई तरीके से कोर्ट एग्जामिन करना चाहे तो कर सकता है। और 135 में इसके अलावा कोई खास बात है नहीं। उसके अलावा कुछ सेक्शंस जो हमारे बचे हैं, सेक्शन 141 है एक जो कंपनीज से रिलेटेड बात करता है। कंपनीज अगर कोई पर्टिकुलर एक्ट करती है तो उस केस में उनकी लायबिलिटी की बात करता है, सेक्शन 141। उसके बाद सेक्शन हमारा बचा है 142A, जो कि वैसे आज के उसको अगर कंसेप्ट आज के उसमें देखा जाए तो इतना उसकी कोई एप्लीकेबिलिटी है नहीं, पर फिर भी हम उसको देखेंगे। उसके अलावा कुछ अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग जो भी अमेंडमेंट है उनके अकॉर्डिंग हम उसको एक बार फिर से डील करेंगे, कुछ सेक्शंस को, कौन से सेक्शन किस अमेंडमेंट के थ्रू इसमें ऐड हुए। इसके अलावा हम इसमें और कुछ केस लॉज, जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है उनको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे।
उसके बाद इसमें कुछ जो भी पोर्शन बचा है उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज इसी के साथ हमारी क्लास को हम खत्म करेंगे और मुझे लगता है कि हमने जो आज पढ़ा उसको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था और बहुत ही जो टेक्निकल पार्ट था उसको आज हमने देखा। जो ज्यूरिसडिक्शन का वो पॉइंट था हमने बहुत सिंपली हम देखा, लेकिन काफी बार ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है जो ज्यूरिसडिक्शन का है कि ज्यूरिसडिक्शन किस तरीके से होता है। और वो ज्यूरिसडिक्शन भी जब समझ सकते हैं जब टाइप्स ऑफ चेक को आप एक बार देख चुके तो वो आपके लिए बहुत ईजी है समझना। तो जब भी ज्यूरिसडिक्शन पढ़े तो एक बार जनरल वे में एक बार देख लेंगे टाइप्स ऑफ चेक। अगर आपको पता है कि जो क्रॉस चेक है वो किस तरीके से है तो आपको इजीली ज्यूरिसडिक्शन समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आप ज्यूरिसडिक्शन को अपन सिर्फ याद रख सकते हैं, तो याद भी रख लीजिए थ्रू अकाउंट और अदरवाइज थ्रू अकाउंट, उसके अकॉर्डिंग थ्रू अकाउंट में क्या होता है, अदरवाइज थ्रू अकाउंट में। ये एक टेक्निकल पॉइंट था, बिल्कुल इजी वे में हमने इसको देखा है और इसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरी नहीं है। डायरेक्ट अगर कोई इस चीज को पढ़ेगा तो 100% वो कंफ्यूज होगा ज्यूरिसडिक्शन में, वो याद नहीं रख पाएगा, वो कंफ्यूज होता है कि थ्रू अकाउंट होगा तो कहाँ लगेगा, अदरवाइज थ्रू अकाउंट है तो कहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन होगा। तो इजी वे में प्रैक्टिकल भी ये इंपॉर्टेंट चीज है। केसेस जब कोर्ट में आते हैं तो बहुत एनआई एक्ट के केसेस आते हैं, तो उस केस में पर्सन को पता होना चाहिए कि इसका ज्यूरिसडिक्शन किस अकॉर्डिंग वो है। और इसके अलावा हमने आज जो पूरा डिसऑनर है उसको समझा, डिसऑनर क्या होता है। उसके अलावा हमने देखना कौन सा कोर्ट उसमें कॉग्निजेंस लेगा, कंप्लेंट कैसे फाइल होती है, रिटर्न कंप्लेंट फाइल होती है, कितने टाइम में कंप्लेंट फाइल हो सकती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो चीज थी 143 में वो ये थी कि जो समरी प्रोसीजर उसका टाइम पीरियड है 6 मंथ्स। 6 मंथ के अंदर अंदर वो पूरी कोर्ट पूरा प्रयास करेगा, एंड्योर करेगा कि वो पूरी जो प्रोसीडिंग है वो 6 मंथ में कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा इसमें जो टाइम पीरियड है वो भी है कि जो अपील का जो भी अपन ने देखा 378 की जो अपील थी उसमें हमने देखा कि जो टाइम पीरियड है वो सीआरपीसी में प्रेस्क्राइब है। टाइम पीरियड कितना, अगर वो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उस केस में अलग होगी, उसमें 6 मंथ्स की हो जाती है। अगर कोई भी उसके अलावा कोई पर्सन है तो उस केस में उसको 60 डेज का टाइम पीरियड होता है अपील करने के लिए। इसके अलावा इसमें कोई भी जो भी टाइम पीरियड उस कंप्लेंट का देख लिया हमने। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि उसको नोटिस कितना दिन का दिया जाता है। नोटिस दिया जाता है विद इन 30 डेज में देना होता है और 15 डेज का नोटिस दिया जाता है। उसके बाद उसको 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट फाइल करनी होगी। 1 महीने में कंप्लेंट फाइल करने के बाद उसका प्रोसीजर समरी ट्रायल किया जाएगा। समरी ट्रायल 6 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाती है। इंटरिम भी उसको दिया जाता है, इंटरिम दिया जाता है 143A में। 143A में जो इंटरिम दिया जाएगा वो 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक होगा और वो जो 20% अमाउंट ऑफ द चेक होगा वो 60 डेज में उसको पे किया जाएगा। 60 डेज में अगर वो नहीं कर पाता तो सफिशिएंट ग्राउंड्स पे वो 30 डेज फर्दर कोर्ट उसको एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है। उसके अलावा जो 30 डेज के बावजूद उसने अगर पे नहीं किया तो फर्दर जो भी प्रोसीडिंग है वो चलेगा और जो भी फाइन और अमाउंट है वो ये कोर्ट जो भी पास करेगा उसको 421 ऑफ द सीआरपीसी के अकॉर्डिंग रिकवर भी किया जा सकता है। जो भी अमाउंट या फाइन या जो भी कंपनसेशन जो भी ग्रांट करता है कोर्ट उसको सीआरपीसी का सेक्शन 421 उसका प्रोवाइड करता है, प्रेस्क्राइब करता है प्रोसीजर किस तरीके से उसको रिकवर किया जाए। उसके बाद अगर वो उसका एक्विटल हो जाता है तो वापस 20% अमाउंट जो उसको इंटरिम रिलीफ के तौर पे मिला था उसको विद द इंटरेस्ट व्हिच इज बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय द आरबीआई इन इट्स रूल्स अकॉर्डिंग टू दैट इट शैल बी अगेन रिपेड टू द जो भी वहां पे ड्रॉवर है, क्योंकि अक्वाइट कौन होता है, ड्रॉवर, जिसका चेक डिसऑनर हुआ है तो उसको वापस से पे करेगा। कौन करेगा, कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट कौन है, पेई, तो वापस से पे कर देगा। इसके बाद अगर इस केस में अपील होती है तो अपील के केस में भी 20% 148 के अकॉर्डिंग फिर से पे करा जाएगा और जो 20% पे किया जाएगा वो किसका होगा, जो कन्विक्शन हुआ था उसमें जो भी फाइन या फिर जो भी कंपनसेशन लगाया गया था उसका 20%, और वो भी सेम 60 डेज में उसको पे करना होगा। 30 डेज एक्स्ट्रा दिया जा सकता है। उसके अलावा उसमें इंटरेस्ट रेट आरबीआई के अकॉर्डिंग उसमें इंटरेस्ट रेट के साथ उसको रीपे करने का भी प्रोविजन है इन केस ऑफ एक्विटल। उसके अलावा हमने इसमें देख लिया जो भी पर्टिकुलर एविडेंस है वो एफिडेविट के पे भी कंप्लेंट दे सकता है और कोर्ट चाहे तो उसको वापस से री एग्जामिन कर सकता है। इसके साथ हम आज की क्लास को खत्म करेंगे। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।